इंडिया आजादी के बाद के शुरुआती दिनों में एक अजीब सी उलझन पेश करता था। इतनी बड़ी संभावनाएं, समृद्ध इतिहास और जीवंत लोकतंत्र होने के बावजूद देश की आर्थिक ग्रोथ निराशाजनक रूप से धीमी बनी रही। 1950 से लेकर 1990 के दशक के शुरुआत तक का यह दौर, जिसे हिंदू ग्रोथ रेट के नाम से जाना जाने लगा, में सालाना ग्रोथ रेट लगभग 3.5% ही रही, जो जनसंख्या वृद्धि से थोड़ा ही ज्यादा थी। आर्थिक विस्तार की यह धीमी गति भारत के आर्थिक परिदृश्य की एक खासियत बन गई, जिससे देश की लाखों लोगों को गरीबी से बाहर निकालने और अपनी वास्तविक आर्थिक क्षमता को प्राप्त करने की क्षमता पर सवाल उठने लगे। हिंदू ग्रोथ रेट केवल एक सांख्यिकीय विसंगति नहीं थी, इसका लाखों भारतीयों के लिए वास्तविक दुनिया पर प्रभाव पड़ा। इसका मतलब था सीमित अवसर, लगातार गरीबी और आर्थिक ठहराव की भावना। यह शब्द, हालांकि अक्सर धार्मिक अर्थों के रूप में गलत समझा जाता था, वास्तव में उन गहरे ढांचागत मुद्दों का प्रतिबिंब था जो भारतीय अर्थव्यवस्था को प्रभावित करते थे। धीमी ग्रोथ के इस लंबे दौर के पीछे के कारणों को समझना आगे आने वाले आर्थिक सुधारों के परिवर्तनकारी प्रभाव की सराहना करने के लिए आवश्यक है। 1947 में आजादी के बाद के पहले कुछ दशक भारत के लिए बहुत बड़ी उम्मीद और अपेक्षाओं का दौर थे। औपनिवेशिकता की बेड़ियों से मुक्त होकर देश ने विकास के एक महत्वाकांक्षी रास्ते पर चलना शुरू किया। हालांकि आर्थिक हकीकत कहीं अधिक चुनौतीपूर्ण साबित हुई। औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने और गरीबी कम करने के सरकार के प्रयासों के बावजूद भारत की अर्थव्यवस्था धीमी ग्रोथ के जाल में फंसी रही। कृषि क्षेत्र, जहां आबादी का एक बड़ा हिस्सा कार्यरत था, कम उत्पादकता और पुरानी पद्धतियों से पीड़ित था। औद्योगिक क्षेत्र, हालांकि विकास के इंजन के रूप में इसकी कल्पना की गई थी, नौकरशाही बाधाओं, प्रतिस्पर्धा की कमी और अंदरूनी दिखने वाली आर्थिक नीति के बोझ तले दबा हुआ था। इस नीति, जिसे अक्सर लाइसेंस राज कहा जाता है, ने परमिट और नियमों का एक जटिल जाल बना दिया, जिसने उद्यमिता और नवाचार को दबा दिया। आत्मनिर्भरता पर सरकार का ध्यान, हालांकि नेक इरादे से, संरक्षणवादी नीतियों का कारण बना, जिसने भारतीय उद्योगों को वैश्विक प्रतिस्पर्धा से बचाए रखा और आगे चलकर विकास और दक्षता में बाधा उत्पन्न की। इसका परिणाम एक ऐसी अर्थव्यवस्था के रूप में सामने आया जो अपनी बढ़ती आबादी के लिए पर्याप्त रोजगार सृजित करने और अपने नागरिकों के लिए एक अच्छा जीवन स्तर प्रदान करने के लिए संघर्ष कर रही थी। भारत की लंबी आर्थिक सुस्ती के पीछे एक प्रमुख कारण इस दौरान प्रचलित दमघोंटू नियामक माहौल था। समाजवादी विचारधाराओं से प्रभावित सरकार ने एक केंद्रीकृत योजना दृष्टिकोण अपनाया, जिसमें राज्य ने आर्थिक गतिविधियों को निर्देशित करने में एक प्रमुख भूमिका निभाई। हालांकि मकसद अधिक न्याय संगत समाज बनाना था, लेकिन नतीजा बहुत ही खराब निकला। कुख्यात लाइसेंस राज नौकरशाही, लाल फीताशाही, भ्रष्टाचार और अक्षमता का पर्याय बन गया। उद्यमियों को लाइसेंस और परमिट प्राप्त करने के लिए एक भूल भुलैया प्रणाली से गुजरना पड़ता था और अक्सर रिश्वतखोरी और सिफारिश पर निर्भर रहना पड़ता था। इससे निवेश हतोत्साहित हुआ, घरेलू और विदेशी दोनों, और चोर पूंजीवाद के लिए एक जमीन तैयार हुई। विनिर्माण से लेकर बैंकिंग तक अर्थव्यवस्था के प्रमुख क्षेत्रों पर सरकार के नियंत्रण ने प्रतिस्पर्धा और नवाचार को कुचल दिया। आत्मनिर्भरता पर ध्यान केंद्रित करना, जबकि विदेशी आयात पर निर्भरता कम करने का लक्ष्य था, अनजाने में अक्षम और अप्रतिस्पर्धी उद्योगों के विकास का कारण बना, जो वैश्विक बाजार में प्रतिस्पर्धा करने में असमर्थ थे। ये नीतिगत विकल्प, हालांकि नेक इरादे से किए गए थे, अंततः भारत की दीर्घकालिक आर्थिक संभावनाओं के लिए हानिकारक साबित हुए। भाग 4, एक नई सुबह, आर्थिक सुधारों की शुरुआत। 1980 के दशक के अंत तक भारत की आर्थिक स्थिति एक नाजुक मोड़ पर पहुंच चुकी थी। देश को भुगतान संतुलन के गंभीर संकट का सामना करना पड़ रहा था।
इसके विदेशी मुद्रा भंडार खतरनाक स्तर तक कम हो गए थे और यह अपने अंतरराष्ट्रीय ऋण दायित्वों को पूरा करने की कगार पर था। इस संकट ने सरकार के लिए एक चेतावनी का काम किया, जिससे उसे अपनी आर्थिक नीतियों पर पुनर्विचार करने और बहुत जरूरी सुधारों को अपनाने के लिए मजबूर होना पड़ा। 1991 में प्रधानमंत्री पीछे वी नरसिम्हा राव और वित्त मंत्री मनमोहन सिंह के नेतृत्व में भारत ने आर्थिक उदारीकरण के मार्ग पर चलना शुरू किया। सुधारों ने भारत की आर्थिक सोच में एक बड़ा बदलाव ला दिया। सरकार ने लाइसेंस राज को खत्म करने, व्यवसायों पर प्रतिबंधों को कम करने और अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए कदम उठाए। विदेशी निवेश, जिसे कभी संदेह की दृष्टि से देखा जाता था, का खुले हाथों से स्वागत किया गया। टैरिफ और व्यापार बाधाओं को धीरे धीरे कम किया गया, जिससे भारतीय उद्योग वैश्विक प्रतिस्पर्धा के संपर्क में आए। ये सुधार, हालांकि शुरू में कुछ वर्गों के प्रतिरोध का सामना करना पड़ा, भारतीय अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने और इसकी वास्तविक क्षमता को उजागर करने के लिए आवश्यक थे। भाग 5, भारत की क्षमता को उजागर करना। उदारीकरण के फल। 1991 के आर्थिक सुधार भारत के आर्थिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुए। देश की विकास दर, जो हिंदू दर से कम हो रही थी, में तेजी आने लगी। लाइसेंस राज के खत्म होने से उद्यमिता और नवाचार की लहर दौड़ गई। निजी क्षेत्र के निवेश, घरेलू और विदेशी दोनों में तेजी आई, जिससे नए उद्योगों और नौकरियों का सृजन हुआ। भारतीय अर्थव्यवस्था, जो कभी नौकरशाही नियंत्रणों से जकड़ी हुई थी, ने प्रतिस्पर्धा और बाजार की ताकतों के लाभों का अनुभव करना शुरू कर दिया। सेवा क्षेत्र, विशेष रूप से, में विस्फोटक वृद्धि देखी गई। भारत सूचना प्रौद्योगिकी और व्यावसायिक प्रक्रिया आउटसोर्सिंग के लिए एक वैश्विक केंद्र बन गया। एक युवा और कुशल कार्यबल द्वारा संचालित आईटी उद्योग की सफलता ने वैश्विक ज्ञान अर्थव्यवस्था में भारत की क्षमता का प्रदर्शन किया। सुधारों से विदेशी व्यापार में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई, क्योंकि भारतीय कंपनियां वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में अधिक एकीकृत हो गईं। भारतीय उपभोक्ता, जो कभी पसंद के लिए तरसता था, अब विकल्पों के लिए खराब हो गया था, क्योंकि बाजार में विदेशी वस्तुओं की बाढ़ आ गई थी। भाग 6, भारत आज एक वैश्विक आर्थिक महाशक्ति। आज भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, जो आर्थिक सुधारों की परिवर्तनकारी शक्ति का प्रमाण है। देश विनिर्माण से लेकर सेवाओं तक विभिन्न क्षेत्रों में एक वैश्विक खिलाड़ी के रूप में उभरा है। भारत की आर्थिक सफलता लचीलापन, अनुकूलन क्षमता और उद्यमशीलता की भावना को उजागर करने की कहानी है। देश ने गरीबी कम करने, साक्षरता दर में सुधार और अपने लाखों नागरिकों के जीवन स्तर को बढ़ाने में महत्वपूर्ण प्रगति की है। हालांकि चुनौतियां बनी हुई हैं। भारत अभी भी आय असमानता, बेरोजगारी और अपर्याप्त बुनियादी ढांचे जैसे मुद्दों से जूझ रहा है। कृषि क्षेत्र, जबकि आबादी के एक बड़े हिस्से को रोजगार देता है, उत्पादकता और किसानों की आय के मामले में चुनौतियों का सामना करना जारी रखता है। सरकार इन चुनौतियों को पहचानती है और इन्हें दूर करने के लिए विभिन्न कार्यक्रमों और नीतियों को लागू कर रही है। ध्यान एक अधिक समावेशी और टिकाऊ विकास मॉडल बनाने पर है, जो समाज के सभी वर्गों को लाभान्वित करे। भाग 7, हिंदू विकास दर की विरासत। हिंदू ग्रोथ रेट, हालांकि अतीत का अवशेष, आर्थिक कुप्रबंधन के खतरों और अच्छी नीति निर्माण के महत्व की एक कठोर याद दिलाता है। यह अत्यधिक सरकारी नियंत्रण, नौकरशाही बाधाओं और संरक्षणवादी नीतियों के खतरों पर प्रकाश डालता है। यह शब्द आर्थिक उदारीकरण, प्रतिस्पर्धा और वैश्विक व्यापार के प्रति खुलेपन की परिवर्तनकारी शक्ति को भी रेखांकित करता है। हिंदू ग्रोथ रेट से
दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक बनने तक का भारत का सफर अपने लोगों की अदम्य भावना और अपने नेताओं की दूरदृष्टि का प्रमाण है। देश का आर्थिक परिवर्तन अन्य विकासशील देशों के लिए मूल्यवान सबक प्रदान करता है, जो गरीबी की बेड़ियों से मुक्त होने और सतत विकास प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे जैसे भारत आर्थिक प्रगति के अपने पथ पर आगे बढ़ रहा है, हिंदू ग्रोथ रेट की विरासत आर्थिक स्वतंत्रता को अपनाने, नवाचार को बढ़ावा देने और ऐसा माहौल बनाने के महत्व की निरंतर याद दिलाती है जहां व्यवसाय फल फूल सकें और सभी के लिए समृद्धि ला सकें।